हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोगों ने दिन में खूब कस के होली खेली होगी, तो मुझे लगा कि शाम को क्लासेस ले लेना चाहिए। आप लोगों ने होली खेल लिया है, खुमार सुरूर सब उतर गया होगा, तो क्लासेस ले लेते हैं। क्योंकि मैं होली पे घर नहीं गया हूं, तो आप लोगों के साथ पढ़ा के थोड़ा सा समय बिता देता हूं। तो आज हम बात करेंगे हमारे आरआरबी फार्मासिस्ट प्रिपरेशन, जो कि हमारा स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, आप कितने भी साल आपको हो गए पढ़ाई छोड़े, 10 साल 5 साल आप नौकरी में है, किसी और प्रोफेशन में है, लेकिन आपकी सिलेक्शन होगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज 3 लेक्चर हम लोगों ने ले लिया है और आज क्लास नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। और आपको कैसा लग रहा है लेक्चर? आपके ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब काफी लोग पढ़ाई पे बहुत सीरियस हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्लास 4 में हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 जूरिस्प्रूडेंस का देखा था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसका पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर आया। मैंने कहा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ज्यूरिस में। सारे फॉर्म्स, सारे शेड्यूल्स, ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशन के जो सेक्शंस हैं वो इसी चैप्टर में आते हैं। तो इसलिए इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो इस चैप्टर से हमने दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूं। पहले वाले पोर्शन हमने शेड्यूल डिस्कस किया था और काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, मजा आया था। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास चैप्टर 2 में अब हम बात करेंगे कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। देखिए होता क्या है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स है वो बेसिकली कहां कहां पे काम करता है। वो किसी भी ड्रग के सेल को कंट्रोल करता है, किसी भी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है, किसी भी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है, उसके स्टॉक को कंट्रोल करता है, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कैलकुलेट मतलब कंट्रोल करता है। तो इन सभी प्रोफेशन के लिए अलग अलग फॉर्म्स आते हैं। मान लीजिए अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसके लिए अलग फॉर्म निकलेगा। मेडिकल स्टोर में आपको नॉर्मल दवाइयां रखनी है तो उसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसमें आपको शेड्यूल सी एंड C1 की दवाइयां रखनी है तो अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। शेड्यूल X रखना है तो अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। दोनों रखना है तो अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ड्रग का स्टोर खोलना है, ड्रग की टेस्टिंग करानी है, ड्रग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना है, होम्योपैथिक खोलना है, सिद्धा खोलना है, यूनानी खोलना है, ढेर सारे फॉर्म्स है। अब फॉर्म्स ढेर सारे हैं तो कंफ्यूजन ढेर सारा है, और कंफ्यूजन ढेर सारा है तो क्वेश्चन भी यहीं से ज्यादा बनते हैं। तो आज की क्लास में हम ढेर सारे डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल, एलोपैथिक, आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, सबको लेकर के हम आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी बातों से, अपनी ट्रिक से मैं आपको ये याद कराते हुए चलूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंट फॉर्म्स में हम शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि बिजनेस किस तरह का होता है। एक तो सिंपल सा मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं, ठीक है। अब उस मेडिकल स्टोर में कई कैटेगरी हो सकती है। हो सकता है कि आपने कोई ऐसी दवाइयां रखी हैं जो शेड्यूल C1 और X दोनों दवाइयां हैं, इसके अलावा सारी दवाइयां आती वो भी है। समझ में आ रहा है ना? शेड्यूल C एंड C1, शेड्यूल X, ये 2 कैटेगरी सबसे खास है जिसके लिए ज्यादा नियम कानून है। और इन दोनों के अलावा जो बाकी ड्रग हैं वो अलग कैटेगरी में आता है। तो हो सकता है जो आपने लाइसेंस लिया है वो तीनों कैटेगरी के लिए है, C एंड C1 के लिए भी, X के लिए भी और अदर ड्रग के लिए भी। हो सकता है जो आपने लाइसेंस लिया है वो सिर्फ C एंड C1 के लिए हो सकता है जो आपने लाइसेंस लिया हो सिर्फ शेड्यूल X ड्रग के लिए हो हो सकता है जो आपने लाइसेंस लिया हो जिसमें सिर्फ नॉर्मल ड्रग है, शेड्यूल C एंड C1 और X नहीं है। ये रिटेल मेडिकल स्टोर की बात हो रही है, रिटेल। अब देखिए इसको कैसे याद करना है। तो मान लीजिए कि देखिए फॉर्म नंबर 19 जो होता है वो नॉर्मल मेडिसिन के लिए होता है, जिसमें कि अदर देन शेड्यूल C एंड C1 एंड X, यानी कि इसको बस समझिए मेडिकल स्टोर में 3 कैटेगरी की दवाइयां होती हैं। क्लास 1 C एंड C1 की, क्लास 2 शेड्यूल X की, और क्लास 3 जो इन दोनों से बच जाती है। तो सेक्शन 19 यानी फॉर्म 19 जो है, फॉर्म 19 किसके लिए होता है? एक ऐसा सिंपल मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, सिंपल मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, रिटेल मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, जिसमें शेड्यूल C एंड C1 और X के अलावा की जो बाकी दवाइयां हैं वो रखी जाती है। मतलब कोई भी खास महंगी दवाइयां नहीं, नॉर्मल मेडिसिन। क्लियर हो गया? ये फॉर्म 19 से शुरुआत करते हैं। अब फॉर्म 20 कब भरा जाता है? फॉर्म 20 होता है जिसमें C एंड C1 और को छोड़कर, यानी सिंपल सी बात है, फॉर्म 20 भरा जाता है शेड्यूल X दवाइयों के लिए, और फॉर्म 21 भरा जाता है शेड्यूल C एंड C1 की दवाइयों के लिए। अब आप इसको याद कैसे करेंगे मेरे बच्चों, इसको समझने की सारी यहां पे कहानी है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपने एक मेडिकल स्टोर खोला। अब वो मेडिकल स्टोर खोला, मैंने कहा 3 कैटेगरी है। एक जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी मतलब सामान्य कैटेगरी,
ये आपके कास्ट वाला सामान्य नहीं है, नॉर्मल की बात हो रही है, जिसमें ना शेड्यूल सी एंड C1 है और ना X है। मतलब इस कैटेगरी में ना C1 है ना X है। दूसरी कैटेगरी है जिसमें शेड्यूल X है और तीसरी कैटेगरी है जिसमें शेड्यूल C एंड C1 है। ध्यान से समझिएगा, याद कराने के लिए इतना बार बार फोर्स कर रहा हूं। एक व्यक्ति जब 18 साल की उम्र में डी फार्मा पास करके निकलता है तो 19 साल की उम्र में उसने पहला मेडिकल स्टोर खोला। बहुत सिंपल सा, कम पैसे वाला, बजट वाला, कम बजट वाला सिंपल सा मेडिकल स्टोर खोला 19 साल की उम्र में। वो कौन सा मेडिकल स्टोर है? वो जनरल मेडिसिन है, जिसमें C और X1, C एंड C1 और शेड्यूल X की दवाइयां नहीं है, सामान्य दवाइयां हैं। यानी फॉर्म नंबर 19 साल की उम्र, मतलब फॉर्म नंबर 19 किसके लिए होता है? जनरल रिटेल मेडिकल स्टोर के लिए, जिसमें शेड्यूल C एंड C1 और X दवाइयां नहीं होती है। थोड़ा सा आप एक साल बड़े हो गए, थोड़ा सा आपके पास बुद्धि आ गई, तो आपको लगा यार मेरा दुकान चलने लगा है, अब मैं 20 साल का हो गया हूं, क्यों ना मैं शेड्यूल X की दवाइयों को इसमें इंक्लूड कर दूं, दुकान थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। तो शेड्यूल फॉर्म नंबर जो 20 है वो किस दवा के एप्लीकेशन के लिए? वो है शेड्यूल X के लिए। ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल X के लिए। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर शेड्यूल X आंसर है फॉर्म 20, या पूछ सकता है अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। भाई क्योंकि अभी आपने लाइसेंस C एंड C1 को लिया नहीं, केवल अदर देन C एंड C1 के अलावा जो भी बच गया, क्या बच गया? X बचा और जनरल बचा, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म लेंगे? फॉर्म नंबर 20। अब आप 1 साल और पुराने हो गए, अब आप और बड़े हो गए, अब आप 21 साल के हो गए, अब आपकी दुकान और चलने लगी, तो आपने कहा यार शेड्यूल C एंड C1 क्यों छोड़ा जाए, उसको भी लेकर आओ। तो जब आप दुकान में शेड्यूल C एंड C1 की भी मेडिसिन को मंगाना शुरू करते हैं तो उसके लिए जो लाइसेंस होता है वो फॉर्म नंबर 21। ध्यान समझिएगा, किस लाइसेंस के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना है? आपने देख लिया, फॉर्म 19, फॉर्म 20, फॉर्म 21। अच्छा, एक चीज वही पूछता है, ये तो आपने दुकान में अप्लाई किया तो उसके लिए लाइसेंस मिली कि कौन सा फॉर्म भरा। अगर आपको दुकान रिन्यूअल करानी है 2 साल में, 3 साल में, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरेंगे? जी हाँ, सेम फॉर्म भरा जाता है। देखिए यहां पढ़िएगा, ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस किसके लिए? सेल के लिए, स्टॉक के लिए, यानी दवा को बेचने और स्टॉक करने के लिए आपको ये लाइसेंस लेने होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको 3 लाइसेंस फॉर्म नंबर याद हो गए होंगे। फॉर्म नंबर 19 किसके लिए है, फॉर्म नंबर 20 किसके लिए है और फॉर्म नंबर 21 किसके लिए है। बार बार कोशिश कर रहा हूं, रिपीट करो ताकि याद हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप 21 साल से थोड़े से पुराने हो गए, अब आप आ गए फॉर्म नंबर 27 की तरफ। अब आप 27 साल के हो गए, दुकान आपने खोली थी 18 साल में, 19 साल में, अब आप 27 साल के हो गए, लगभग आपको 8-9 साल हो गया इस बिजनेस में, अब आप बड़े पुराने हो गए। अच्छा, जो भी लोग मार्केटिंग करते होंगे या जो भी लोग प्रोडक्शन में काम करते होंगे, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने एक काम किया होगा कि यार 8 साल से 9 साल से मार्केटिंग कर रहा हूं, ऐसा है अब अपना बिजनेस शुरू करते हैं। अपना बिजनेस कैसे? कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। अब ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? कि ऐसा है, अगर मैं प्रोडक्शन कंपनी डालूंगा, दवाई बनाऊंगा अपने नाम से और बेचूंगा, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है अनुपम सिन्हा, तो मैंने डाला अपना अनुपम सिन्हा फार्मास्यूटिकल्स। अब मैं अपनी दवाइयां बनाऊंगा, प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़े बड़े कारखाना लगाऊंगा, बड़ी महंगी पड़ेगी। ऐसा है, काम करते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा लेते हैं हम जाकर के। प्रशांत शुक्ला ये कंपनी है, उनकी कंपनी की प्रोडक्शन कंपनी है। मैं बोलता हूं कि जाओ भैया ये मेरा जो दवा है मेरे लिए बना दो और मेरे नाम से बना दो। यानी अनुपम सिन्हा जी ने अपनी फैक्ट्री जो खोली, उस फैक्ट्री में दवाई तो अपनी खुद की बनाई, लेकिन बनाई अपने यहां नहीं, बनवाई किसी और से। यानी एक तरीका है समोसा खुद बना के बेचो, या एक तरीका समोसा खरीद के लाओ किसी के यहां से और फिर अपने नाम से बेचो। समझ आ गया? ऐसे लाइसेंस को लोन लाइसेंस कहते हैं, याद रखिएगा। इस लाइसेंस को मेरे बच्चों, ऐसे लाइसेंस को लोन लाइसेंस कहते हैं। लोन लाइसेंस यानी जिसमें थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो जब आप 27 साल के हो गए, अब आपका बिजनेस चल गया, आप पैसा कमाने लगे, आपके डॉक्टरों से परिचय हो गया, तो आपने कहा यार इतनी मेहनत किसी कंपनी के लिए करें, चलो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो जब आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हैं या किसी और के यहां से दवा बनवा करके अपने नाम से बेचना चाहते हैं, तो उसे लोन लाइसेंस कहते हैं। और लोन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 27 भरना होता है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म नंबर 27 याद हो गया। फॉर्म नंबर 19, फॉर्म नंबर 20, फॉर्म नंबर 21 और फॉर्म नंबर 27 याद करते चलो, भी आगे क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। मेरे ख्याल से मजा आ रहा होगा आपको। अब आते हैं, थोड़ा सा आप बड़े हो गए, 29 और 30 साल के हो गए।
अब ये कहानी उनके लिए है जो 27-28 साल तक कुछ नहीं कर पाए, यानी सारा बिजनेस भी करके देख लिए, मेडिकल स्टोर चला के भी देख लिए, उनका चल ही नहीं रहा है। अब भैया जब 28 साल तक नहीं कर पाए तो 29-30 में तुम का ही कर लोगे। तो अब क्या हुआ, किसी ने सलाह दे दिया, ऐसा है बाबा, हमारे गौना में ना बहुत सारे एलोपैथिक वाले डॉक्टर हो गए, होम्योपैथिक के डॉक्टर बड़ा कम बैठते हैं, अगर तुम होम्योपैथिक का मेडिकल स्टोर खोलो या होम्योपैथिक दवाई बनाने की कंपनी डालोगे तो तुम्हारा खूब चलेगा। तो ये किसी व्यक्ति ने 2930 साल में ज्ञान दे दिया कि भैया ऐसा है। तो एक चीज ध्यान रखना है, मेरी ट्रिक से याद रखना है कि जब भी फॉर्म नंबर 29 या फॉर्म नंबर 30 इसकी बात आए तो आपको तुरंत याद कर लेना है कि बात होम्योपैथी की हो रही है। तो अगर ऑप्शन में कहीं होम्योपैथी दिख जाए तो तुरंत टिक मार दो, और अगर 2-3 ऑप्शन में दिख जाए होम्योपैथी तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो फॉर्म नंबर 29, फॉर्म नंबर 30, और याद करा दूं फॉर्म नंबर 46 और फॉर्म नंबर 47, ये 3-4 वर्ड याद रखो, 29, 30, 46, 47, ये किससे जुड़े हैं, होम्योपैथी से। तो इस पे तो मैं आऊंगा बात, अभी मैं बात कर रहा हूं होम्योपैथी की। तो फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30 में अलगाव क्या है, जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने की कंपनी का लाइसेंस लेते हैं, तो ये मैन्युफैक्चर का लाइसेंस लेते हैं तो फॉर्म नंबर 29 भरते हैं, और जब आप सिर्फ उसको सेल करने का, जैसे आपका मेडिकल स्टोर में सेल करने का, बेचने का या स्टॉक करने का लाइसेंस लेते हैं तो फॉर्म नंबर 30 होता है। याद रहेगा, 29-30 याद आ जाएगा तो आपको होम्योपैथी याद करनी है। अगर होम्योपैथी को मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेना है तो फॉर्म नंबर 29, और अगर सेल करने का लाइसेंस लेना है तो फॉर्म नंबर 30। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। तो आपको फॉर्म नंबर कौन कौन से याद करा दिया मैंने, 19, 20, 21, 27, 29, 30। भूलना नहीं मेरे लाल, याद करके चलना, बहुत मेहनत से करके टिक बना के ला रहा हूं आपके लिए होली दिन। अब आते हैं 2 फॉर्म की तरफ, और 32 और 36। ठीक है, तो सबसे पहले 32 की तरफ चलते हैं। देखिए 32 साल की उम्र जो होती है ना, किसी भी लड़के की जो फार्मेसी प्रोफेशन में है, वो चाहे मेडिकल स्टोर खोला है, चाहे मार्केटिंग खोला है, चाहे प्रोडक्शन खोला है, ये 32 साल की जो उम्र है, क्योंकि आप सरकारी नौकरी तो कर नहीं रहे हैं, हमारा जो आज का समाज है वो इतना दुष्ट समाज है, तुम कितना पैसा कमा लो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, कह रहे हैं लड़का सही नहीं। ये समय बदलेगा, 10-15 साल बाद ये बदलेगा। तो फिलहाल जब आप 32 के हो गए, अब आपको शादी करनी है। अब शादी करने के लिए लेकिन चेहरे पे देख रहे हैं कि झुर्रियां पड़ गई हैं, मार्केटिंग करते करते, काम करते करते बाल उड़ने लग गए हैं। तो अब आप थोड़ा सा मेकअप पे ध्यान देंगे, शादी करनी है, चेहरे पे टिप टॉप करेंगे, बाल टिप टॉप करेंगे, शैम्पू कंडीशनर लगाएंगे। यानी आपको एक चीज याद रखना है कि जैसे ही 32 फॉर्म दिख जाए तो 32 की उम्र सजने संवरने की है लड़कों की, लड़कियों तो भाई बचपन शुरू हो जाती है। तो 32 की उम्र जो लड़कों की सजने संवरने की है, तो फॉर्म 32 ही देखते आपको क्या याद आना चाहिए, आपको फॉर्म 32 देखते ही याद आना चाहिए कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो जब भी आप किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की, यहां पे केवल दुकान की बात नहीं हो रही, मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस लेते हैं तो वो फॉर्म नंबर 32 लेते हैं। रिपीट करते चलो, 19, 20, 21, 27, 29, 30 और 32 और 36। ठीक है, तो 32 पे आ गए, याद हो गया 32। अब आते हैं हम लोग फॉर्म नंबर 36 की तरफ। ये किसके लिए है, मैन्युफैक्चर फॉर शेड्यूल एक्स। अब देखिए शेड्यूल एक्स की दवाइयां सबसे महंगी होती है, शेड्यूल सी एंड C1X। तो शेड्यूल एक्स की दवाइयां को अगर आपका सबसे, आप देखें तो किसी भी मार्केट फार्मा के फील्ड में अगर आपको प्रोडक्शन में जाना है और आपका सबसे बड़ी कंपनी है, वो किसकी होती है, जो शेड्यूल एक्स की दवाइयां बनाती है, या शेड्यूल C एंड C1 की। तो जब शेड्यूल एक्स की दवाइयां बनाने लगे, लेकिन आप जब लगे कि अब मैं 36 साल का हो गया हूं, मैं बहुत मैच्योर हो गया हूं, मैं बहुत समझदार हो गया हूं, 32 वाला काम करके शादी भी अभी हो गया, 1-2 बच्चे भी हो गए, खर्चा बढ़ गया है, अब और बड़ा काम करते, चलो अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी डालते हैं, किसकी, शेड्यूल एक्स। तो जब शेड्यूल एक्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको डालनी है तो फॉर्म नंबर क्या भरना पड़ेगा, 36। तो जैसे ही आपको याद आए, क्वेश्चन या तो यहां से पूछेगा तो यहां से पूछेगा, फॉर्म 36 पूछे तो याद कैसे करना, 36 साल की उम्र, शादी हो गई, बड़ा काम करना है तो शेड्यूल एक्स कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालना है, तो यहां से याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन फॉर्म नंबर 39 की तरफ आते हैं। अब देखिए ये तो हो गया दवा कंपनी का, अब इससे भी आगे बढ़ेंगे तो आते हैं वैक्सीन, सीरम,
ब्लड सैंपल, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, इन सब के प्रोडक्ट सारे लगते हैं। यानी कि जो दवा से हट करके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो जब आप 39 साल के हो जाएंगे तब आप एक बहुत बड़े उद्योगपति हो जाएंगे। तब आप वैक्सीन बनाएंगे कोरोना की, आप ब्लड्स बनाएंगे, आप ब्लड सैंपल पास करेंगे, आपकी खुद का ब्लड बैंक होगा आपके पास। तो उस उम्र में 39 साल आपको अगर ट्रिक याद करना है तो याद करिएगा कि 39 साल के एक हमारे सीनियर है, अनुराग सिंह नाम है, जो कि ब्लड बैंक में काम करते हैं। तो 39 साल के कौन है? एक हमारे सीनियर है अनुराग सिंह, वो ब्लड बैंक में काम करते हैं। वो वीडियो देखेंगे, मुझे बहुत डांटेंगे बाद में, 39 की उसे उनकी एज है नहीं। तो अगर आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन या शेड्यूल एफ, बायोलॉजिकल किसमें आता है? शेड्यूल एफ में आता है। तो शेड्यूल एफ का कोई भी बिजनेस करना है, शेड्यूल एफ का, तो आपको फॉर्म नंबर 39 भरना है। या ऐसा करिए कि खून खराबा करने की उम्र आपकी कब हो गई? जब आप 39 साल के हो गए। क्लियर हो गया ना? ऐसे याद करिए। तो फॉर्म 39 है शेड्यूल एफ के लिए। अब आता है फॉर्म 41। अब यहां पे अब थोड़ी सी बात इंपोर्ट की आ गई। जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स अब आपको इंपोर्ट करना है, आपको इंपोर्ट करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करना है, जो आपको मंगाना है किसी बाहर से। अब बिजनेस आपका इतना बड़ा हो गया है कि आपको विदेशों से भी दवाइयां मंगानी है बेचने के लिए। तो जब भी इंपोर्ट की बात आती है तो ये फॉर्म नंबर 41 ये याद करना है। 41 किसके लिए है? ये इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के लिए। याद करते चलिएगा, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए फॉर्म कौन सा है? फॉर्म 41। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। 41 की उम्र में आप विदेश गए थे पहली बार, एक विदेश पहली बार गए थे और वहां जाके दवाइयां लेकर आए थे। तो इंपोर्ट वाला काम 41 फॉर्म से शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फॉर्म 44 और 45 की तरफ। अब देखिए 44 क्या है? एक ऐसा फॉर्म है जब भी कोई नई ड्रग आपको मैन्युफैक्चर करनी है। ठीक है, जब आपको नई ड्रग कोई मैन्युफैक्चर करनी है और उस नई ड्रग के लिए आपको कोई मटेरियल बाहर से लेकर आना है, इंपोर्ट करना है, या कोई नई बनी ड्रग जो पेटेंट है अभी उसको बाहर से मंगाना है। तो किसी न्यू ड्रग के लिए या न्यू ड्रग पे स्टडी के लिए जब भी हम कोई ड्रग इंपोर्ट कराते हैं तो फॉर्म नंबर 44 भरा जाता है। सारे फॉर्म बेटा याद करते चलो, क्योंकि फॉर्म से बहुत क्वेश्चन आता है। शेड्यूल से क्वेश्चन फिक्स है और फॉर्म से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, याद कर लो। तो 44 किसके लिए है? जब किसी भाई 41 और 44 में डिफरेंस क्या है? 41 44 दोनों सेम है, विदेश से कोई दवा मंगानी है। बस 41 में वो दवाइयां जो पहले से चल रही हैं और 44 में जब कोई नई दवा बनानी है। अब 45 की तरफ आते हैं। ये देखिए फॉर्म नंबर 45, एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट, ऑफर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। ठीक है, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि C एंड C1 और X का, यानी जो आपने शुरू में फॉर्म नंबर 19 किसके लिए था? याद आया? फॉर्म नंबर 19 था मेडिकल स्टोर खोलना है, रिटेल, सबसे सिंपल, जिसमें ना C है ना C1 है ना X है। बस 45 और 19 एकदम सेम है। वो रिटेल के लिए था, ये होलसेल के लिए। ठीक है, तो फॉर्म 19 और 45 को एक साथ याद करके चलो। 19 और 45, 19 साल की उम्र में आपने बिजनेस शुरू किया था, सबसे सिंपल मेडिसिन रखा था, इसमें C1 CX नहीं था। अब 45 में भी आप वही काम कर रहे हैं, लेकिन अब बिजनेस बड़ा हो गया, आपके पास अनुभव है। वो होलसेल रिटेल था, फॉर्म 45 आपका होलसेल। अब आते हैं हम अगले की तरफ, जिसका नाम है फॉर्म 46 47। मैंने आपको क्या बताया था कि होम्योपैथिक जैसे ही याद आए तो आपको याद करना 29 30 46 47। ये 4 नंबर कहीं आपको दिख जाए 29 30 46 47, तो आप समझ जाइए कि आप होम्योपैथिक की बात कर रहे हैं। तो 29 फॉर्म नंबर 29 होम्योपैथिक क्या था? मैन्युफैक्चरिंग का। फॉर्म नंबर 30 क्या था? होम्योपैथिक मेडिसिन के सेल का। अब यहां पे क्या है? होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर रिटेल में सेल करना है, रिटेल में, ठीक है, तो आपको उसके लिए जो लाइसेंस लेना होगा वो फॉर्म नंबर 46 लेना होगा। और होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर आपको होलसेल में सेल करना है तो उसके लिए यहां पे फॉर्म नंबर 47 लेना होगा। ठीक है, फॉर्म नंबर 47। यहां पे बात हो रही है 46 46, यानी एक छोटी सी दुकान खोलनी है, छोटी सी डिस्पेंसरी खोलनी है, तो आपको 46 लेना होगा रिटेल के लिए। और आपको थोड़ी सी बड़ी खोलनी है जहां पे लोग आपसे लेने आए, आपको बिजनेस कस्टमर को नहीं बेचना है, होलसेल काम करना है, तो 47। तो जो वहां पे अब आप कहेंगे सर दोनों तरफ सेम लग रहा है, तो दोनों डिफरेंस देखिए वहां पे क्या है। ये जो आपका फॉर्म नंबर 29 30 था, ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग करना था, दवा की फैक्ट्री लगाना था।
वहां फैक्ट्री नहीं लगा रहा है, केवल रिटेल और होलसेल दुकान खोल रहा है। और जबकि फॉर्म नंबर 30 जो था वो क्या हो रहा था, एक तरह का एप्लीकेशन बहुत रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक और ऑफर ऑफ सेल, यानी कि अब देखा जाए तो आपको सेल करना है, स्टॉक करना है, यानी जो आपने मेडिसिन बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद ना लगा के थर्ड पार्टी वाला काम है, आप बनवा कर ले आ रहे हैं और दूसरों से बेच रहे हैं। यहाँ पे काम बड़ा है, 29 और 30 का काम बड़ा है, 46-47 का काम थोड़ा सा छोटा है, वो छोटा सा रिटेल और होलसेल की दुकान। मेरे ख्याल से मजा आ रहा होगा। बहुत सारे फॉर्म्स याद करने में कंफ्यूजन है, 2-3 बार वीडियो देखना, खुद से भी ट्रिक बना सकते हो याद करने के लिए। अब क्या है कि बाहर से वैसे कोई भी दवा, अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी ड्रग आपको इंपोर्ट करना, आप विदेश गए, अब विदेश में आप बीमार हो गए, तो आपको डॉक्टर ने वहां पे कुछ दवाइयां लिखी और आप फिर वापस इंडिया आ गए, तो आपको 10 खुराक 5 खुराक महीने भर की दवा उसने दी, आप लेकर चले आए, कोई दिक्कत नहीं है, इंपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप दवा विदेश से ला सकते। लेकिन अगर आप 100 डोज से ज्यादा, यानी 3 महीने से ज्यादा की मेडिसिन लगभग अगर एक साथ लाना चाहते हैं, तब आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसे 12A और 12B कहते हैं। ठीक है, फॉर्म 12A और 12B अप्लाई करना पड़ेगा जब आपको 100 डोज से ज्यादा ड्रग को इंपोर्ट करना है। ठीक है, 12A 12B। अब 12A और 12B क्या है, जब आपको अप्लाई करना है तो आप 12A देंगे, अब फिर आपको वापस आने लेकर आना है, इशू कराने के लिए 12A और लेकर आने के लिए 12B। ठीक है, अब कुछ सेक्शंस याद कर लेते हैं। मैंने आपसे बताया था कि हमारे पूरे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 5 चैप्टर और 46 सेक्शन है, याद है आपको? उन 5 चैप्टर 46 सेक्शन में से मैंने 5 चैप्टर बता दिया था, चैप्टर 1 में क्या, चैप्टर 2 में क्या, 3 में क्या, याद कर लेना बड़ा बहुत जरूरी है। 46 सेक्शन में से क्वेश्चन आते हैं कि सेक्शन 4 में क्या है, सेक्शन 6 में क्या है, सेक्शन 9 में क्या है, तो उसमें से जो सेक्शन से क्वेश्चन आज तक आए हैं या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सेक्शन 6 सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का जो डिस्कशन है वो सेक्शन 6 में कहा गया है। आपको पता है कि भाई आर एन चोपड़ा की कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि पूरे देशव्यापी एक सेंट्रल लेबोरेटरी बनाइए और हर राज्य में कुछ स्टेट लेबोरेटरी बनाइए। तो जब स्टेट लेबोरेटरी की बात होगी तो सेक्शन 7 स्टेट, सा से स्टेट, कुछ याद कर लेना। सेक्शन 7 की बात होगी तो वो स्टेट लेबोरेटरी की बात होगी, सेक्शन 6 की बात होगी तो वो सेंट्रल लेबोरेटरी की बात होगी। वहीं पे अगर आपको यहाँ पे आप किसी मेडिकल स्टोर चलाते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं और आपको भेजना है, क्या नाम है, रिपोर्ट, यानी कि आपको कोई दवा, आपके पास कुछ 4-5 सैंपल है और आप चाहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो लेबोरेटरी है, एनालिस्ट है, उसके पास में जांच करने के लिए भेज दो। तो जब आप दवा को भेजेंगे अपने टेस्टिंग के लिए तो आपको एक फॉर्म भरना होता है, वो फॉर्म है 14A। याद रखना, 14A फॉर्म नंबर भरना है जब ड्रग को टेस्टिंग के लिए भेजना है। और जब आपको रिपोर्ट, टेस्टिंग हो गई, अब आप 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट मंगाएंगे, तो रिपोर्ट मंगाने के लिए आपको फिर से एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका नाम है 14B। याद रहेगा, 14A 14B किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। ठीक है, कुछ और बातें देख लेते हैं, जैसे कि सेक्शन 20 और 21 के अंतर्गत क्या आया है। देखिए, सब सेक्शन बारे में जान लीजिए। सेक्शन 20 और 21 में क्या है, ड्रग और कॉस्मेटिक गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर होता है, उसी तरह से एनालिसिस लैब में काम करने के लिए एनालिस्ट की पोस्ट होती है। इस वक्त वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट एनालिस्ट की। तो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं वो 2 लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। तो अगर सेक्शन 20 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के एनालिस्ट आते हैं और सेक्शन 21 के अंतर स्टेट गवर्नमेंट के एनालिस्ट आते हैं। याद रखिएगा, 20 और 21 साल की उम्र क्या है, किसी लैब में नौकरी करके पैसा कमाने की है। तो अगर आप 20 साल के हैं, युवा हैं, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एनालिस्ट बनेंगे। आप 21 साल के हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट बनेंगे। ट्रिक बताया है याद करने का, सेक्शन 20 सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्रग एनालिस्ट है और सेक्शन 21 स्टेट गवर्नमेंट का ड्रग एनालिस्ट है। वहीं पे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इन सभी सिस्टम का एनालिस्ट जो होता है, ये जो एनालिस्ट था 20-21 वो एलोपैथिक मेडिसिन का है। उसी तरह से सरकार ने आयुर्वेदी, सिद्धा, यूनानी सिस्टम के मेडिसिन को चेक करने के लिए भी एनालिस्ट तय किया हुआ है। वो किस सेक्शन में आते हैं, वो सेक्शन 33F में आते हैं। तो कैसे याद करेंगे, 33F, 33 का मतलब तीनों, सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदिक। तो ऐसे याद कर लेना, 33F जो है सेक्शन 33 किस एनालिस्ट की बात हो रही है, जो इस सिस्टम का है। अब ड्रग इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर एक पोस्ट बहुत अच्छी है, जैसे गवर्नमेंट एनालिस्ट पोस्ट है। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो किस सेक्शन के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है, तो सेक्शन नंबर 21। ध्यान दीजिएगा,
सेक्शन नंबर 21 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एनालिस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है और ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में डिस्कस किया है। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो सेक्शन 21 के अंतर्गत आते हैं और जो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम के ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो 33G में आते हैं। वहां 33F था, याद रखिएगा। जो वहां पे जो थे एनालिस्ट थे वो F में है और ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो G में। और सेक्शन 21 दोनों के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर एनालिस्ट के लिए दोनों सेक्शन 21 है। और जो ड्रग इंस्पेक्टर की क्या क्या पावर होती है, वो कहीं छापा डाल सकता है, किसी की जांच कर सकता है, किसी की दुकान सीज कर सकता है, जो भी पावर उसके अंदर दिया गया है वो सेक्शन 22 में आता है। ड्रग इंस्पेक्टर की पावर किस सेक्शन के अंतर्गत बताई गई है? तो सेक्शन 22। ये सारे सेक्शंस और फॉर्म्स थे जो एक अलग से लेक्चर मुझे लेना पड़ा। मैं चाहता तो लास्ट क्लास में ही रफली में नंबर डाल ये बता के छोड़ सकता था, लेकिन यार इतनी मेहनत क्या करना, तो आप किताब से ही पढ़ लेंगे। मेरे पास आए हैं तो कुछ ऐसी बातें आपको बताऊं ताकि याद करने में इजी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और चलिए डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्म 19 अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। फॉर्म 19 कब भरते हैं? याद आया मैंने क्या बताया था फॉर्म 19 के लिए? एकदम सिंपल सी मेडिकल स्टोर डालनी है जिसमें ना शेड्यूल सी की दवा है ना एक्स की दवा है। इन सब के अलावा जो बचती है वो उसकी दुकान है। ठीक है, अब देखिए वो भी कौन सी? रिटेल। एप्लीकेशन फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, सही लग रहा है? इंपोर्ट की बात तो हो ही नहीं रही यहां पे, गलत। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल ड्रग, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू डिस्ट्रीब्यूट शेड्यूल एक्स ड्रग। देखिए पहला वाला गलत है और डी वाला भी गलत है, क्योंकि यहां पे शेड्यूल डी एक्स की बात कर रहा है और यहां पे इंपोर्ट की बात कर रहा है। ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बचे दो ऑप्शन। बी क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग। मेडिकल स्टोर मैन्युफैक्चरिंग का तो मैंने बताया नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब एक ही ऑप्शन बचा, वो है सी, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल ड्रग। अब यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया है कि शेड्यूल सी एंड C1 एक्स के अलावा, तो आप ऑटोमेटिक मान सकते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन कंपेयर करके ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। Which form is used for applying the grant of renewal of license to manufacture homeopathic medicine? होम्योपैथिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा लाइसेंस होगा? मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 4 नंबर जब भी आ जाए 29, 30, 46, 47, तो होम्योपैथिक की बात हो रही है। यहाँ पे 46, 47 तो हुआ नहीं, बचा 29 और 30, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, बचा ए और बी। मैंने बताया था कि पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए 29 और सेल के लिए 30, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, सबको सही जा रहा होगा। देखो बेटा ऐसे पढ़ने का ये फायदा है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा फिर 6 महीने बाद फिर रिवीजन, 6 महीने बाद, एक बार ऐसा पढ़ो, थोड़ा सा समय लगा के पढ़ो और 100% याद हो जाए, ये कोशिश की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फॉर्म नंबर 21 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट यूज पर किस लिए यूज हो रहा है? याद आया? जब आप 19 साल के थे तो आपने दुकान खोली, सिंपल। 20 साल के थे तो आपने शेड्यूल एक्स घुसेड़ लिया, 21 साल के थे तो आपने शेड्यूल सी एंड C1 घुसेड़ लिया। याद आया कुछ? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। इंपोर्ट की बात हो रही, ना गलत है। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है? अप्लाइंग फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर शेड्यूल सी ड्रग्स। सही लग रहा है, लेकिन बाकी का ऑप्शन देखना हमारा फर्ज है। अप्लाइंग फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल ड्रग, यहां पे सेल ड्रग मतलब जनरल ड्रग की बात हो गई ना, इन्होंने शेड्यूल सी मेंशन किया ना एक्स मेंशन किया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अप्लाइंग फॉर द ग्रांट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर शेड्यूल एक्स, और आपको पता शेड्यूल एक्स किसमें था? 20 साल वाले में, फॉर्म नंबर 20 में, तो फॉर्म 21 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मजा आ रहा है ना? ऐसी पढ़ाई करनी। ऐसे अभी क्वेश्चन नंबर आपको दे देता मैं, हवा खराब हो जाती है, अरे यार याद किए थे भूल गए, 19 था नहीं 20 था। ट्रिक से याद करोगे ना, भूलोगे ही नहीं। ये कोशिश है हमारी, मेरे लिए आप सबको मेरी तरफ से होली गिफ्ट यही है कि ट्रिक बना के लाकर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच फॉर्म इज यूटिलाइज्ड फॉर अप्लाइंग फॉर ए लोन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। मैंने क्या बताया था लोन लाइसेंस का मतलब? अब भैया अनुपम सिन्हा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करना जा रहे हैं, बिजनेस करना। किस साल की उम्र में ये जोश उनको आया था? किस साल की उम्र में जोश आया था? याद है वो
जवाब पता होगा। 4 ऑप्शन है, 27, 39, 41, 44 और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फॉर्म नंबर 27। मजा आ रहा है? मजा आएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। फॉर्म नंबर 36 इज यूज्ड फॉर, फॉर्म नंबर 36 याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? 36 साल को क्या किया था हम लोगों ने? क्या किया था? 36 साल के जब हम हो गए थे, 32 में तो शादी हो गई थी चेहरे में कॉस्मेटिक लगा के, 36 के हुए थे तो हमको लगा यार कि थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया है, बिजनेस बड़ा किया जाए। अब बिजनेस बड़ा करने के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लान डाल दिया था शेड्यूल एक्स ड्रग का। याद आ रहा है? चलो ऑप्शन देख लेते हैं। अप्लाइंग फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, इंपोर्ट बात हो रही, गलत कह रहा है। अप्लाइंग फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर शेड्यूल एक्स ड्रग, हमारे काम की बात तो आ गई, लेकिन बाकी ऑप्शन देखना पड़ता है। अप्लाइंग फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल ड्रग, ना ये भी नहीं है, ये तो शेड्यूल फॉर्म नंबर 19 में आता है। अप्लाइंग फॉर द ग्रांट रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू डिस्ट्रीब्यूट होम्योपैथिक भी है नहीं, 36 तो होम्योपैथिक आता नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए मन से पढ़ा है, कितना आसान पेपर लग रहा है। अब आप कहेंगे, कुछ बच्चे तो कमेंट कर रहे थे, अरे सर आप तो इतना इजी पढ़ा रहे हैं, क्या क्वेश्चन यही आएगा? बेटा इजी नहीं है, ये टफ लेवल का क्वेश्चन है। इजी लग रहा है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है। आप पढ़ाई ना करो और डायरेक्ट पेपर सॉल्व करने आ जाओ, हवा नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच फॉर्म इज सबमिटेड फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, आपको किसी भी ड्रग का इंपोर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म हम लोग अप्लाई करते हैं, इसको बताइए। इंपोर्ट की बात हो रही, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट करना था तो वहां पे कौन था? 14A 14B समथिंग था, याद आ रहा है? नहीं, 12A 12B था। यहाँ पे आपको दवाइयां बाहर से मंगानी है, तो मैंने आपसे क्या बताया था कि कितने साल की उम्र में आपने जोश दिखाया, ठीक है, याद होना चाहिए। तो इस तरह से याद कीजिएगा कि जब भी आप कोई ड्रग बाहर से मंगाते हैं तो आप पहली बार पे चौका मारते हैं और दूसरी बार पे सिंगल लेते हैं, तभी आप बाहर से कुछ मंगा सकते हैं। इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए। फॉर्म नंबर 41 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। फॉर्म 30 इज यूज्ड फॉर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है कि 30 का इस्तेमाल कब होता है? याद करो, ट्रिक क्या बताया था? 30 साल की उम्र में आते आते क्या करना शुरू कर दिया था आपने? मैंने पहले आपको बताया था कि 29, 30, 46, 47 याद कर लो, रट लो, दिस इज होम्योपैथी। अब चारों ऑप्शन में कहीं होम्योपैथी दिख जाए तो पहले उसको देख लो। कहीं दिख रहा है होम्योपैथिक? यहां दिख गया, ये सही लग रहा है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। सी वाले ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है और डी वाले ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बिना पढ़े ये नंबर सही हो गया, पूरा तो पढ़े ही नहीं हमने। मैंने कहा होम्योपैथी देख लो बस। अगर होम्योपैथी 2 ऑप्शन में दिख जाता तो हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते, क्योंकि आपको पता है 29 और 30 में क्या था? 29 में मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस था और 30 में सेल का लाइसेंस था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखिए कितना आसान है पढ़ाई करना ना, ट्रिक से पढ़ेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। What is the purpose of Form 45 under the Drug and Cosmetic Act? ठीक है, फॉर्म 45 का इस्तेमाल कब होता है? फॉर्म 45 आपको याद है? अगर आपको याद होगा तो कुछ याद होगा। ठीक है, तो यहां पे भी हम थोड़ा सा चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 45 शायद हम लोगों ने टॉपिक में नहीं देखा था। 46, 43 की तरह होम्योपैथिक में 45 वाला भी होम्योपैथिक में ही आता है। अप्लाइंग फॉर द ग्रांट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल, ये तो गलत है क्योंकि ये फॉर्म नंबर 19 में आता है। कभी कोई क्वेश्चन फंस जाए ना, जो पढ़ ना पड़े, तो ऑप्शन ध्यान देना चाहिए। ये वाला तो फॉर्म 19 में आता है। अप्लाइंग फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल ड्रग बाय होलसेल, ये तो हमारा 44 में आता है। ठीक है, ये तो हुआ नहीं। अप्लाइंग फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस टू डिस्ट्रीब्यूट होम्योपैथिक मेडिसिन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होम्योपैथिक मेडिसिन जो था वो किसमें था? हमारे 29, 30 में साथ। ये सेल की बात नहीं, सेल की बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूट की बात हो रही है, तो ये 30 है नहीं, ये तो 50। Applying for grant license to distribute homeopathic medicine by wholesale. Yes, this is the wholesale. Wholesale वाला नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हम लोग 45 में भी होलसेल की बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे 46, 47 के साथ साथ 45 भी सेम काम कर रहा है, इसको देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म 32 इज यूटिलाइज फॉर, ठीक है, मुझे क्वेश्चन नंबर 45 पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार आप लोग भी गूगल करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, फॉर्म 32 यूटिलाइज फॉर 32 कौन सा साल है? शादी करने वाला साल है, कॉस्मेटिक लगाने वाला साल है। याद आ रहा है कुछ? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर्म 32 क्या कह रहा है कि अप्लाइंग फॉर द ग्रांट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर शेड्यूल एक्स, गलत है, कॉस्मेटिक दिख ही नहीं रहा कुछ। ग्रांट रिन्यूअल लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग रिटेल,
अप्लाइंग फॉर द ग्रांट रूरल लाइसेंस टू डिस्ट्रीब्यूट होम्योपैथिक ना, अप्लाइंग फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग टू कॉस्मेटिक, ये आ गया हमारे काम की चीज। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। हमारे अनुराग सर कितने साल के थे जब इन्होंने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वाली दुकान खोली थी, खून खराबे वाली दुकान खोली थी? याद आ रहा है कुछ कुछ? याद तो है, गया हो गया। 4 ऑप्शन है, 19, 32, 39 और 45। याद आ गया होगा सबको मेरे ख्याल से। मैंने बताया था कि हमारे अनुराग सर 39 साल के थे, तो 29। ये अनुराग सर एक्चुअली मेरे सीनियर हैं, उनका नाम अनुराग सिंह सर है। ठीक है, तो जो मेरी फर्स्ट ईयर में फ्रेंड थी उसको लाइन मारा करते थे, तो फिलहाल उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपको ये जवाब मिल गया यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच फॉर्म इज यूटिलाइज्ड फॉर अप्लाइंग फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ अ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट, ऑफर, सेल, डिस्ट्रीब्यूट होम्योपैथिक मेडिसिन बाय होलसेल। यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन जो होलसेल का बिजनेस है वो कौन सा है। ठीक है, ये आपको बताना है। होम्योपैथिक का होलसेल का जो बिजनेस है वो कौन सा है। देखिए यहाँ पे ये पिछले वाले क्वेश्चन में इसको 45 बोला गया था, जो मुझे डाउट लग रहा था। फॉर्म 45 का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया था, 29, 30, 46, 47 कहीं भी दिख जाए तो होम्योपैथिक की बात हो रही है। और जब ये मेडिसिन को होलसेल की बात हो रही है तो यहाँ पे 46 या 47 में कोई ऑप्शन होगा। 46 है नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, फॉर्म नंबर 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। What is the purpose of Form 27 under the Drug and Cosmetic Act? Form 27 कुछ याद आ रहा है किसके लिए था? 27 साल की उम्र में हमने क्या किया था? 27 साल की उम्र में हमने क्रांतिकारी अनुपम सिन्हा ने कदम उठाया था कि चलो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। याद आ रहा है 27 साल की उम्र में? कुछ याद आ गया होगा, लोन लाइसेंस की बात हुई थी। तो अब चारों ऑप्शन में पूरी कहानी पढ़ने से अच्छा है ढूंढ लो कहीं लोन लाइसेंस लिखा दिख रहा है क्या? पहले वाले में दिख गया, दूसरे में तो दिख ही नहीं रहा है, तीसरे में नहीं दिख रहा है, चौथे में भी नहीं दिख रहा है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइंग फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लोन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर अ सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी। क्लियर हो गया? यहाँ पे फॉर्म नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए ट्रिक याद है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म नंबर 19, 19 साल की उम्र, क्रांतिकारी उम्र। फॉर्म नंबर 30, ग्रांट फॉर रिन्यूअल लाइसेंस अदर देन शेड्यूल सी एंड एक्स के अलावा जो अदर देन है वो फॉर्म नंबर 19 है। अब ये पूछ रहा है कि जो अदर देन है वो कौन सी दुकान तुम खोले हो, होलसेल खोले हो, रिटेल खोले हो? 4 ऑप्शन दिया, रिटेल, होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट। क्या ऐसे शुरुआत किए थे? 18 साल बाद कौन सी दुकान शुरू किए थे, याद है? रिटेल शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे लाइव। काफी लोग के जवाब जो है लगभग सही जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर द ग्रांट रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू स्टॉक एग्जिबिट कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक की बात हो रही है तो आपको एक तुरंत फॉर्म नंबर याद आ जाना चाहिए कि कौन से फॉर्म की बात हो रही है। कॉस्मेटिक कहां था, किस साल की उम्र में आपने चेहरा ट्रीटमेंट करना शुरू किया था? याद हो गया, बिल्कुल सबका जवाब बिल्कुल सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है, फॉर्म नंबर 32। मजा आ रहा है ना? देखो कितना कठिन सब्जेक्ट है, रटने का है, लेकिन अगर थोड़ा सा मन लगा के 2 बार वीडियो देख के खुद से नोट्स बना के खुद से लिख लो ना, बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया था। मैंने पूछा था कि मुझे जो ये मैं पीडीएफ बना रहा हूं, कुछ लोगों को पीडीएफ चाहिए, तो मैं कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ? कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लूं या अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूं? मैं कैसे आपको ये सब अपलोड प्रोवाइड करा सकता हूँ? टेलीग्राम के लिए मत कहना प्लीज, मुझसे वो होता नहीं, क्योंकि मेरे नाम पे फर्जी 10-12 चैनल चल रहे हैं, मैं टेलीग्राम देखना नहीं चाहता। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्म नंबर 46 इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस टू सेल होम्योपैथिक मेडिसिन। तो अब आप बताइए कि जो भाई आपको याद होगा 46-47 का मतलब हो गया होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक जो 46 था वो किसके लिए था? रिटेल के लिए था, होलसेल के लिए था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, इंपोर्ट के लिए था? ये आपको जवाब देना है। ठीक है, तो फॉर्म नंबर 46 देखिए, वहां पे जो 29-30 था वो बड़ा काम था, मैंने बताया था वो बड़ा काम है, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन होलसेल और रिटेल जो था वो छोटा काम था। तो 46 में रिटेल, 47 में होलसेल। तो यहां पे किसका पूछ रहा है? 46। तो 46 का जवाब क्या है? रिटेल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस टू सेल ड्रग अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड 1 एनेक्स। अब देखिए आप बात हो रही है, वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पे होलसेल आ गया था। अगर 19 होता तो रिटेल की दुकान होती, यहां पे सेम है सी एंड, मैंने कहा ना जब बड़ा काम करेंगे तो किस उम्र में करेंगे आपको याद आया होगा, ठीक है, क्या था मैंने बताया था, ठीक है। यहां पे जो जवाब है वो यहां पे मेरे ख्याल से देखिए फॉर्म नंबर 30 ये तो है नहीं, 29-30 तो होम्योपैथिक का था। फॉर्म नंबर 19 जो है वो रिटेल के लिए था, तो ये भी गलत है। फॉर्म नंबर 47 ये भी होम्योपैथिक के लिए है, तो ये भी गलत है। फॉर्म नंबर 45 ये यहां सही लग रहा है, तो फॉर्म नंबर 45 इज करेक्ट, ठीक है। तो 19 और 45 ने बताया था क्या है, 19 और 45 सेम है, बस 19 जो था वो रिटेल का था, 45 जो था वो किसका था, होलसेल का। तो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन फंसे थे ना फॉर्म 45 के लिए, वो यहां से क्लियर हो गया कि फॉर्म 45 किसके लिए है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। भाई मैं भी इंसान हूं, मुझे मशीन तो समझो नहीं, मुझे सब कुछ याद रहेगा, पढ़ा रहा हूं, कुछ चीजें भूल भी सकता हूं, तो मुझे आप देवता ना समझे, यमराज सर से गलती नहीं हो सकती, वो हो जाती है भैया, कहे मार परेशान कर देते हो यार, लेकिन पूरी कोशिश करता हूं उसको करेक्ट करता था। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर्म 45 इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रांट ऑफ रिन्यूअल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस टू सेल ड्रग बाय। देखिए फॉर्म 45 आ गया ना, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। फॉर्म 45 किसके लिए था, 19 रिटेल के लिए है, तो फॉर्म 45 होलसेल के लिए है। तो जवाब क्या होगा, चलिए चार ऑप्शन ध्यान से देखिए, ठीक है। फॉर्म 45 का रिटेल, होलसेल, बोथ रिटेल एंड होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, होलसेल, सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ अ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस टू सेल होम्योपैथिक मेडिसिन बाय होलसेल। 29-30 बड़ा काम था, 46-47 छोटा काम था, 46 में रिटेल, 47 में होलसेल। ऑप्शन में दिख रहा है 47 क्या देखो कितना आसान लग रहा है ना पढ़ाई करना। जी हाँ, तो फॉर्म ए ऑप्शन गलत, बी गलत, सी गलत, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फॉर्म 47। बेटा एक बार ऐसे पढ़ लो ना मेरे साथ, इतना मजा आएगा ना, भूलोगे ना, कौन सा एग्जाम नहीं निकालोगे यार। तुम केवल आरआरबी चेकअप ना पढ़ो, जितनी वैकेंसी फार्मासिस्ट की आती है ना, सब में यही सवाल क्वेश्चन आता है, यही सिलेबस रहता, सब इसी से कवर हो जाएगा। 19, विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर द इंपोर्ट ऑफ मोर देन 100 डोज ऑफ ए ड्रग। मैंने क्या बताया था कि कौन सा फॉर्म भरना है जब आप 100 से ज्यादा ड्रग को डोज को इंपोर्ट करेंगे। वहां पे 12A और 12B था, तो अप्लाई करने के लिए जो था फॉर्म वो 12A था, और उसको फिर से लाने के लिए पहले तो आप परमिशन लेते हैं कि हमको ले जाना है, तो वो 12A था। अब यहाँ क्या पूछ रहे, रिक्वायर्ड टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग, यहाँ पे इंपोर्ट यानी लाने की बात हो रही है, तो लाने की बात हो रही है, तो कौन सा जवाब सही होगा, जी हाँ इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 12B। ए से अप्लाई, बी से बाई, ले आना है, ठीक है, तो याद रखना। तो 12A अप्लाई करने के लिए, 12B ले आने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विच लैबोरेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग टेस्टिंग अंडर सेक्शन 6। याद आया 6 और 7, दो सेक्शन थे, सेक्शन 6 और 6-7, और दोनों में किसकी बात हुई थी, लेबोरेटरी की, एक स्टेट एक सेंट्रल, 7 फॉर स्टेट 6 फॉर सेंट्रल। याद है कि नहीं जो पढ़ाया हूं, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, ये सेक्शन 6। तो अब देखो कौन सी लेबोरेटरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिखा रही है। ऑप्शन नंबर ए स्टेट गलत, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सही है, सी नेशनल गलत, और डी रीजनल गलत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। देखो याद हो गया ना बेटा, याद करते चलो, मजा बहुत आएगा, सिलेक्शन पाना ही पाना है। क्वेश्चन नंबर 21, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर द ड्रग टेस्टिंग। जब आपको ड्रग टेस्टिंग करानी है तो आप कौन सा फॉर्म भरते हैं, याद आया, बताया था ना कि टेस्टिंग करने का अलग फॉर्म, रिपोर्ट लेने का अलग फॉर्म। 4 ऑप्शन है, 12A, 12B, 14A, 14B, याद आ गया होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 14A। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड ए टेस्ट रिपोर्ट फॉर ए ड्रग और कॉस्मेटिक। किस व्यक्ति के पास वो क्षमता है या कौन इसके लिए नियुक्त किया गया है, ऑथराइज्ड है कि किसी भी ड्रग एनालिस्ट का या एनालिसिस का रिपोर्ट आपको दे सके। ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, वेरी गुड, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, स्टेट ड्रग ना लेबोरेटरी तो बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है, गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो ऑथराइज है किसी भी ड्रग के टेस्टिंग का रिपोर्ट देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। Which section of Drug and Cosmetic Act deals with the appointment of a government analyst? अब देखिए यहां पे हो रहा है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट का अपॉइंटमेंट किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो आपको याद होगा
ऑप्शन दिया है 20, 21, 22, 33, 20 था नहीं। 21 में ड्रग इंस्पेक्टर और एनालिस्ट दोनों के अपॉइंटमेंट की बात होती थी। 22 में ड्रग इंस्पेक्टर के पावर बताए गए हैं और 33F में किसकी बात हो रही थी? आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी की। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सेक्शन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज एम्पावर्ड टू एक्ट एज अ इंस्पेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक? कहीं भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक का बिजनेस चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेल, तो उसको चेक करने का अधिकार किसको दिया गया है? 4 ऑप्शन है, गवर्नमेंट एनालिस्ट को, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को, ऑप्शन नंबर सी स्टेट ड्रग लेबोरेटरी को, ऑप्शन नंबर डी है ड्रग इंस्पेक्टर को। जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल, छापा मारने, जांच करने का पूरा अधिकार ड्रग इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्शन का मतलब ही इंस्पेक्टर होना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, द पावर ऑफ अ ड्रग इंस्पेक्टर टू प्रोवाइड अंडर विच सेक्शन? थोड़ी देर पहले बताया था किस सेक्शन के अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर के अधिकारों को बताया गया है, याद होगा। 4 ऑप्शन है, सेक्शन 20, 21, 22, 33। जवाब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 22। सबका जवाब बिल्कुल सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। इन रिलेशन ऑफ विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज ए गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर 33F? यानी अंडर 33F के अंतर्गत जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है वो किस चीज की जांच करता है? 33F याद आ रहा है? बिल्कुल याद है। आयुर्वेदिक मेडिसिन की, सिद्धा की, यूनानी की या सब की? तो बिल्कुल सही जवाब है। 21 में सिर्फ एलोपैथिक का है और 33 में तीनों का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म 14B इज यूज्ड फॉर? बताया था ना 14A 14B, टेस्ट लेना है, रिपोर्ट लेना है, कुछ याद आ रहा है? चलिए ऑप्शन देखिए, इंपोर्ट ऑफ ड्रग, ड्रग टेस्टिंग सही लग रहा है, टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द कॉस्मेटिक ये तो और सही लग रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर तो गलत है। यानी टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो फॉर्म नंबर 14B से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 तरफ चलते हैं। हु इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट अ ड्रग इंस्पेक्टर एंड फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी? आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम का जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट करता है, केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, राज्य सरकार अपॉइंट करती है कि ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है? तो सबको जवाब पता है, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी का जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो केंद्र सरकार करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। विच लेबोरेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ड्रग टेस्टिंग अंडर सेक्शन 7? याद आया? सेक्शन 6, सेक्शन 7 दोनों की बात ड्रग लेबोरेटरी 6 सेंट्रल, 7 स्टेट। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? स्टेट, सेंट्रल, नेशनल, रीजनल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्टेट ड्रग लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर्म 12A यूज्ड फॉर? 12A कब यूज कर रहे थे हम लोग? 12A 12B, 14A 14B, 12A 12B इंपोर्ट की बात हो रही थी। ठीक है, ड्रग टेस्टिंग के लिए गलत, इंपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए सही, टेस्ट रिपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए गलत, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग। तो ये बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखिए अब आप समझ लीजिए जूरिस्प्रूडेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से और फार्मेसी एक्ट से आते हैं सबसे ज्यादा। अब बाकी जो चैप्टर बचे हैं 7-8 चैप्टर, उनसे केवल सन पूछ लेगा, किस सन में आया था बस, या थोड़ा एक्साइज ड्यूटी से बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड से पूछेगा। अब मैं कोशिश करूंगा जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन कम आते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आते, आ भी सकते हैं, तो अब जैसे अब मैं 1 या 2 लेक्चर में ही अगले लेक्चर क्लास 5 या 6 में मैं पूरा जूरिस खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो मेन पोर्शन था वो हमने पढ़ा दिया और आपको अच्छे से याद करा दिया। फिर हम मूव करेंगे नए सब्जेक्ट की तरफ। कौन सब्जेक्ट पढ़ना है इसके बाद जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं शुरू करूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। आप सबको फिर से होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।